हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज टापुर ओबर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आ चुके हैं आप लोग बोर्ड एक्सप्रेस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, व्हिच इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा चैप्टर 8 मार्क्स का वेटेज होता है इसका। देखो ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी सारी इसमें नेम्ड रिएक्शंस हैं एंड कन्वर्जन्स इससे बहुत ज्यादा बनते हैं। ज्यादातर कन्वर्जन्स इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है एंड बहुत ध्यान से पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। चलो भाई, सबसे पहले एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो मैंने ना बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर में सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनको जिस तरीके से आपको समझना है, जिस तरीके से आपको थोड़ा सा याद भी करना है, वो सब मैंने बनाया हुआ है। तो बहुत ध्यान से कम टाइम में 30 to 40 मिनट्स के अंदर समझते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। खैर एल्डिहाइड क्या होता है? पहली चीज तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तीनों के तीनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप। ठीक है, अगर हम एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है, COH, और यहाँ पे कार्बन की चेन लगी होती है। तो अगर कभी भी हमारे कार्बोनिल ग्रुप से एक साइड केवल चेन लगी हुई है तो उसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एंड अगर इसी की जगह मैं बना दूं चेन कार्बोनिल ग्रुप एंड दूसरे साइड भी चेन, तो अगर कभी भी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड चेन लगी है तो उसे हम बोलते हैं कीटोन। ठीक है, एक साइड चेन एल्डिहाइड, दोनों साइड चेन कीटोन। ठीक है, एक साइड चेन एल्डिहाइड, दोनों साइड चेन या दोनों साइड हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसे HCHO, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप से एक साइड चेन एल्डिहाइड, दोनों साइड चेन कीटोन, याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड चेन लगी होगी एंड दूसरे साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा। कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड चेन लगी होगी, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एक साइड चेन, दूसरे साइड OH, तो इसे आप बोलते हो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ ही साथ। ठीक है, एक साइड चेन एल्डिहाइड, दो साइड चेन का अपना कीटोन, एक साइड चेन और एक साइड OH कार्बोनिल ग्रुप के, दैट इज अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल कंपाउंड्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं कंटेनिंग, इनके पास CO फंक्शनल ग्रुप की तरह होता है एंड इसे आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर लिख सकते हो। कई प्रॉपर्टीज आपको एल्डिहाइड कीटोन की सिमिलर देखने को मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में। सबसे पहली रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिएक्शन। पहली रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में? अगर हमने कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप लिया, उससे एक एल्काइल ग्रुप और साथ ही साथ एक हैलोजन लगा दिया। क्या लगा दिया? हैलोजन लगा दिया। फिर से अगर हमने कभी भी एक कार्बोनिल ग्रुप से एक साइड हैलोजन लगा दिया, दूसरी साइड कार्बन की चेन हो सकती है, R हर जगह एल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है, जैसे कि CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वापस से देखो सारी की सारी रिएक्शंस, देखो एंड मोमेंट पे आप आ चुके हो। फरवरी में, अगर आप, ऑफ कोर्स ये वीडियो फरवरी में बन रहा है तो आप देख भी बहुत लास्ट में रहे हो। ठीक है, अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो चीजों को मेमोराइज जरूर रखना। ठीक है, ऑफ कोर्स हम यहाँ 6 घंटे का लेक्चर नहीं लेके आए हैं, है ना कहीं आपको कम टाइम पीरियड में इस चीज को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, समझ के जाना है, ताकि आपके 10 दिन बाद जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो एक क्विक समरी की तरह इसको देखना। ठीक है, चलो सुनना ध्यान से, लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ अगर पूरा वीडियो ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे, तो हर चीज जो पढ़ाऊंगी ना इस वीडियो के बाद, वो हर चीज आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी। चलो सुनना ध्यान से। रोजनमंड रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड से हो, कार्बोनिल ग्रुप से एक साइड एल्काइल ग्रुप, कोई भी चेन लगी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे लगा होगा एक हैलोजन। एंड अगर मैंने इसको पास कर दिया हाइड्रोजन, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट कभी सुना है? नहीं सुना है तो मैं बता दूं, क्लास 11th में आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो याद रखना है, इसको आप बोलते हो लिनलार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, सुनो वापस से RC डबल बॉन्ड O के साथ एक बार लगा है हैलोजन। ठीक है, कोई हैलोजन ग्रुप लगा है हमारे पास, जैसे क्लोरीन। अगर मैंने इसमें पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट से पास कराया तो इसका हो जाता है रिडक्शन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन ऐड कैसे होता है? एक हाइड्रोजन क्लोरीन को पकड़ेगा और एक हाइड्रोजन अंदर लग जाएगा। क्या बोला? एक हाइड्रोजन अंदर लगेगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को पकड़ेगा, तो ये रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन होता है। इसका नाम होता है रोजनमंड रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड्स रिएजेंट, यानी कि पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इसी की स्टीफन रिएक्शन। देखो पहली रिएक्शन में हमने बनाया क्या? एल्डिहाइड बनाया था कहीं ना कहीं,
कहीं ना कहीं मेरी एक चीज याद रखना, जब भी आप रिएक्शन कॉपी में रिएक्शंस लिख रहे होते हो, नो मैटर आप कितने एंड में पढ़ रहे हो, सारी रिएक्शन कॉपी में जो रिएक्शंस लिख रहे होगे ना उसको इसी तरीके से लिखना, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, ताकि आपको पता हो इससे एल्डिहाइड बनने वाला है। अगर आपको पता है कि आप कहाँ जाने वाले हो तो रास्ता आप कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हो, कौन सा ईजी है वो बाद में बात रहती है, पहले तो पता होना चाहिए जा कहाँ रहे हो, है ना। बस यही यहाँ पे पूरी केमिस्ट्री में यही वाला रूल फॉलो करना, ठीक है। जब भी रिएक्शन याद करो, जब भी रिएक्शन पढ़ो, मैकेनिज्म देखो, हमेशा एक चीज हमेशा माइंड में रख के चलना कि जहां पहुंचना है वो याद रखना और जिससे पहुंचना है वो याद रखना, फिर आपको रास्ते अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड बना रहे, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन में भी एल्डिहाइड बनेगा। अब स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे आप साइनाइड लेते हो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या लेते हो, साइनाइड लेते हो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको पास कराते हो टिन क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl। इसकी प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो होता क्या है, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन में अगेन होगा यहाँ पे भी रिडक्शन, ठीक है। एक हाइड्रोजन अंदर जाएगा तो पहले प्रोडक्ट ये बनेगा R, ये R है, ठीक है, दिस इज R, ठीक है। अगर R लिया तो उसको R ही मान लेना, CH3 लिया होता तो CH3 मान लेते, RCH, ठीक। तो एक हाइड्रोजन H2 आप ऐड कर रहे हो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देते हो, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को देते हो, तो SnCl2 ओवर HCl, इसको अगर आपको डायरेक्ट करना है तो भी मैं बताऊंगी, SnCl2 ओवर HCl किया तो एक एक हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन के पास पहुंच जाता है और एक बॉन्ड उनका टूट जाता है, ठीक है, एक बॉन्ड उनका टूट जाता है। अब अगर आपने इसको H+ ओवर H2O पास करा दिया तो ये बनाता है एल्डिहाइड, यानी कि H+ ओवर H2O पास कर दिया तो ये जो N वाला बॉन्ड है, ये जो N है, ये तीन हाइड्रोजन को लेके अमोनिया बना लेगा, एंड ये जो CHO ग्रुप है, यानी कि ये जो H2 H3O का जो 3 H है वो NH3 बना रहे हैं, इस तरीके से समझो, ठीक है। बॉन्ड टूटेगा और H जो है, दोनों H इसके साथ जाके NH3 बन जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास O और H बचा, दोनों को उठा के इस कार्बन से जोड़ देना, ठीक है। तो CH3 CHO बन गया, CH3 CHO बन गया, साथ ही साथ NH3, दोनों ही रिएक्शन में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करी है। नेक्स्ट है गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। गैटरमैन-कॉच रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जब आप प्रिपरेशन करते हो, ये बेसिकली अराइल ग्रुप्स के लिए है। गैटरमैन-कॉच रिएक्शंस अराइल ग्रुप के बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन से अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो क्या होगा, तो पहले बेंजीन ले लो, उसको पास करा दो कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड साथ ही साथ प्रेजेंस लेना AlCl3 की, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 ओवर कॉपर क्लोराइड, ठीक है। अगर आप इससे रिएक्शन कराते हो तो बेंजीन में डायरेक्टली जाके CHO ग्रुप लगेगा, इसे आप बोलोगे बेंजल्डिहाइड, क्या बना, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में लेना है ये रिएक्शन। अगर आपने टॉलिन लिया, यानी कि बेंजीन से CH3 लगा दो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बेंजीन से CH3 लगा दो एंड इसे पास कर दो विद क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2, तो यहाँ पे आपको H3O मतलब H+ ओवर H2O की प्रेजेंस में करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये CH3 जो लगा है ना, ये CHO में, इसका ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CHO में कन्वर्ट होगा। वापस से मेमोराइज करना है हमें, तो बेंजीन से लगा है CH3 यानी कि डायरेक्टली टॉलिन हमने ले लिया, पास कराया क्रोमिल क्लोराइड से, क्रोमिल क्लोराइड से पास कराया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने क्या लिया, H+ ओवर H2O, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, हमारे जो बेंजीन है उससे डायरेक्टली लग जाएगा CHO वाला ग्रुप, तो इसे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे भी बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या समझ में आया हमें इससे, हमें समझ में आया रोजनमंड और स्टीफन से बनता है अपना एल्डिहाइड, एंड साथ ही साथ गैटरमैन एंड ईटार्ड से बनता है अपना बेंजल्डिहाइड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट, अच्छा स्क्रीनशॉट लेते जाना, हाँ नेक्स्ट 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 प्रिपरेशन करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन, अगर मैंने कभी भी एल्कीन ले लिया, ये बेसिकली ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। अब इस रिएक्शन में ना बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोगों को लगता है यार ये रिएक्शन कैसे होगी, बहुत डिफिकल्ट है, इजी है, ध्यान सुनना क्या होगा। इस रिएक्शन का नाम होता है हट वाली रिएक्शन, हट वाला हट नहीं, झोपड़ी वाला हट, हट वाली रिएक्शन, ठीक है। तो हमने एक झोपड़ी बनानी है, देखो हमें करना क्या है, हमने कोई एल्कीन लिया, उसमें ओजोन ऐड कर दिया यानी कि O3, अब 3 ऑक्सीजन तीनों जाके लगेंगे, कैसे लगेंगे, पहले हमने ना एल्कीन लिया था यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, 3 ऑक्सीजन है, कैसे लगेंगे, एक एक कार्बन पे पहले एक एक ऑक्सीजन, एक एक कार्बन पे पहले एक एक ऑक्सीजन, फिर दोनों कार्बन से साथ में एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, है ना, तो एक एक पहले बॉन्ड बनाया और साथ में एक बॉन्ड और यहाँ पे बना लिया, डबल बॉन्ड बनाता है ना, और यहाँ पे एक एक कार्बन से हट बनेगा, एक झोपड़ी बनेगी। अब इस झोपड़ी के दरवाजे तोड़ दो, हाँ दया, तुम्हें ही दया बनना है इसमें। अब इस झोपड़ी के दरवाजे तोड़ो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, तो CH2O यानी कि HCHO बाहर निकला, क्या निकला, HCHO, और दूसरा भी HCHO। इसको हमने किसके प्रेजेंस में कराया, इसको हमने क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में कराया ओवर जिंक, कहाँ गया, जिंक वाटर ओवर एक्वा जिंक बोल लो, मतलब वाटर के प्रेजेंस में जिंक, तो जिंक एक ऑक्सीजन जो बचा है उसको पकड़ के बाहर निकल जाएगा, ZNO बना लेगा। चलो वापस से मेमोराइज, हमें कराना है ओजोनोलिसिस। हमने क्या किया, एल्कीन लिया, O3 की प्रेजेंस में पास कराया, ठीक, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म में, ठीक है।
तो दोनों कार्बन से एक एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में भी बॉन्ड बनाएंगे और फिर एक ऑक्सीजन ऊपर लग जाएगा दोनों कार्बन से, झोपड़ी बन गई। अब दरवाजे तोड़ दो, HCHO हटाओ, HCHO हटाओ, एक ऑक्सीजन बचा, उसे जिंक पकड़ लेगा, ZNO बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी इजी तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन में आगे क्या है, मेरे को लगता है जैसे ये हर बार चेंज हो रही है इसकी क्या बोलते हैं जो टॉपिक लगा हुआ है, तो मैं उसको बार बार रीड कर रही हूँ। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब प्रिपरेशन में नेक्स्ट है 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। आपको पता होना चाहिए अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो आपको एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल को हमने पास कराया कॉपर ओवर 573 केल्विन, 573 केल्विन से पास कराया। ठीक है, हमने क्या लिया, पहले अल्कोहल लिया, ठीक, 1 डिग्री वाला अल्कोहल, मतलब OH जिस कार्बन से लगा है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से लगा है, उसे आप बोलते हो 1 डिग्री अल्कोहल। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे यहाँ पे CHO बनेगा, CH3CHO, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, है ना। तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, दोनों से एक एक हाइड्रोजन हटा देना, तो कार्बन के पास 2 बॉन्ड बचेंगे, एक बॉन्ड बचेगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ CH3CHO। ठीक है, यानी कि ये बन गया इथेनल। क्या बन गया, इथेनल बन गया। 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमने इसकी जगह ले लिया, अब 1 डिग्री से हमें एल्डिहाइड मिला, तो 2 डिग्री से क्या होगा, ध्यान से सोचो, अगेन कर क्या रहे हैं यार, 2 हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, अगर 2 कार्बन लगे होंगे और हाइड्रोजन हटेंगे तो कीटोन बन जाएगा, है ना। तो पहले हमने 2 हाइड्रोजन हटाए, एल्डिहाइड मिला, अब वापस से हम ये 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या होगा, इसी की प्रेजेंस में एक कीटोन बन जाएगा। तो 1 डिग्री से मिलता है अल्कोहल एंड 2 डिग्री से मिलता है कीटोन, 1 डिग्री से मिलता है अल्कोहल एंड 2 डिग्री से मिलता है कीटोन। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम एल्काइन। अगर आप एल्काइन की प्रेजेंस में करोगे तो फिर क्या होगा, एल्काइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C ओवर H2O। ठीक है, अगर मैंने ये रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 ओवर H2SO4 लेते हैं, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है अपने अल्कोहल में। ठीक है, तो CH2 CH3 होगा, सॉरी CH3 CH2OH बन जाएगा, 2 3 4, हाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अल्कोहल वाला ग्रुप बन गया अपना। ठीक है ठीक है ठीक है, OH लग गया। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट हम बेंजीन पे। अब सुनना बेंजीन से कैसे बनता है। अगर मैंने बेंजीन से पास करा दिया RCOCl, ये कौन सा ग्रुप है, COCl कौन सा ग्रुप है, एसाइल ग्रुप, है ना। तो हमने ले लिया RCOCl, इसे पास कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, है ना। एसाइल वाला ग्रुप आके जुड़ जाएगा, RCOR बन जाएगा, यानी कि बेंजीन से COR वाला ग्रुप लग जाएगा, ये वाला ग्रुप अंदर जाएगा। मैम ये कैसे समझे, ध्यान से सुनो यार, यहाँ पे RCOCl लिया, RCO वहां लग गया, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला होगा, उसने Cl को पकड़ लिया, वो बन गया HCl, बाहर निकल के HCl बना देगा। ठीक है, तो ये अपना एसाइल वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आप मिथेनॉल को देखते हो ना, तो वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। इथेनॉल को देखते हो तो ये एक वोलेटाइल लिक्विड की तरह पाया जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो तो जो अपने एल्डिहाइड्स होते हैं या जो कीटोन होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एल्डिहाइड की बात हो रही है फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, चलो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ध्यान समझो, सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों होता है, क्योंकि वो डाइमर फॉर्म करता है, अभी बना के दिखाऊंगी। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज समझेंगे। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर उसके बाद अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड कीटोन आते हैं, फिर ईथर और फिर हाइड्रोकार्बन तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर उसके बाद अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड कीटोन उसके बाद आते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, बहुत अच्छे से याद रखना। देन अल्कोहल का इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जो मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ाया। ठीक है, और उसके बाद बनता है हमारा क्या, लास्ट में हमारा जो होता है वो होता है एल्डिहाइड कीटोन एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनमें भी थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन रही होती है। ठीक है, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें एक एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाओगे, आपको पता है एल्काइल ग्रुप जो होता है ना, जो अपनी कार्बन की चेन है वो नॉन पोलर होती है, वो मिक्स नहीं होने देती पानी में इनको, है ना। तो अगर कार्बन बढ़ाते जाओगे, ये सिर्फ एल्डिहाइड में नहीं हर एक में होता है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाती है। ठीक है, सो यस हायर मेंबर्स जो होते हैं वो वाटर में ज्यादातर सॉल्युबल नहीं होते। रीजन क्या है, वही कि बहुत सारे कार्बन आ गए भाई। अब बहुत सारे कार्बन हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे जो कि पानी में मिक्स नहीं होते हैं, और हाइड्रोफोबिक क्यों होते हैं उसका रीजन क्या है, नॉन पोलर कैरेक्टर होना। ठीक है, अब आते हैं अगर भाई ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं आगे वाले, तो किस में सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड सो ऑन। ठीक है, अल्कोहल नहीं क्लोरोफॉर्म।
हायर मेंबर्स जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, एज आई सेड, ठीक है। नाउ लोअर एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो उनमें थोड़ी सी पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तेज पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करते हो वैसे वैसे ये जो पंजेंट स्मेल है ना ये कम होती जाती है, एंड और आगे बढ़ते बढ़ते ये थोड़ी सी फ्रेग्रेंट भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो 9 कार्बन तक के होते हैं उन्हें वो कलरलेस पाए जाते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, रीजन फॉर्म डाइमर, डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। COOH है ना, ये बना। फिर मैंने एक और ले लिया RCOOH, ठीक है, या इसको OH को ऐसे लिख दो HO, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, बल्कि इसको आप और सीधा बनाना, ठीक है। रुको बना के दिखाती हूँ, सीधा सीधा बनाएंगे भाई, थोड़ा हम ऐसे करके C इधर लगेगा ना थोड़ा सा C, है ना। फिर उसके बाद HO, यहाँ पे डाइमर का फॉर्मेशन होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर, तो और यहाँ पे R लगा होगा। तो ये एक तरीके से क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं, एंड डाइमर बनाने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगेन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। सॉल्युबिलिटी हर एक केस में एक और चीज पे डिपेंड करती है, किस पे, कार्बन बढ़ेगा तो मैम हमें पता है सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होता है। एक ब्रांचिंग पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ता है हमें पता है सरफेस एरिया बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एंड ब्रांच कम होगी तो बॉइलिंग, ब्रांच ज्यादा है तो सरफेस एरिया कम है, ब्रांच ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। ब्रांच ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, ब्रांच बढ़ गई मतलब सुनो ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अगर हमने ऐसे लगा दिया, एक स्ट्रेट चेन में लगा दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि अगर ब्रांच कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड अगर मैंने ब्रांच बढ़ा दिया, इसी में सोचो मैंने ब्रांच बढ़ा दी, ऐसे लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रांचेस लगा दी, ब्रांचेस, अब ब्रांचेस लगने से क्या होगा, C ऊपर C ऐसे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, C सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा यानी कि ब्रांच बढ़ेगी, और ब्रांच बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस का लवर होता है, खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप इस ग्रुप को तोड़ोगे तो इस पे नेगेटिव थोड़ा सा, इस पे पॉजिटिव थोड़ा सा, पार्शियल पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, पार्शियल को आप ऐसे डेल से शो करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब ये स्लो रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफाइल जो है वो धीरे धीरे अटैक करेगा, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, OH बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ देगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा और खुद जाके नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, तो पहले ये बन जाएगा। अगर आप इसको H+ की प्रेजेंस में डाल दो तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, एंड न्यूक्लियोफाइल पूरी तरीके से लग के इसका जो कार्बन का बॉन्ड है उसके साथ H, ऑक्सीजन के साथ H लगा देता है। मुझे कमेंट में बताइएगा ये कौन सी टाइप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कौन सा टाइप है। एग्जाम हिंट देती हूँ, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक स्लो और एक फास्ट, ठीक है। चलो वापस से समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है न्यूक्लियस के लवर पे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल खुद न्यूक्लियस का लवर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पे अटैक करेगा। कार्बन का बॉन्ड जब भी तोड़ते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव थोड़ा सा और कार्बन पे पॉजिटिव थोड़ा सा आता है, तो ये कुछ इस तरीके से अटैक करेगा एंड न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ देगा। अगर हमने इसे एक एसिड से पास कर दिया H+ की प्रेजेंस में, तो ये H+ जाके इस ऑक्सीजन जिसमें थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज था उसमें जाके लग जाएगा। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आपने NH3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई, NH3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई तो क्या करेंगे, ये जो NH वाला पोर्शन है, इतना NH वाला पोर्शन आके लग जाएगा, ठीक है, और इसके O को H के साथ निकाल देगा, H2O बना देगा, ठीक है। तो ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखा सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। चलो भाई, पहली रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन। देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, अगर मैंने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ना। तो क्या इसका रिवर्स हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके हमें कुछ मिलेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके हमें कुछ मिलेगा, बस सेम काम है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा। हमने एल्डिहाइड लिया, रिडक्शन किया, रिडक्शन से क्या समझते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। रिडक्शन मतलब आपने हाइड्रोजन की एडिशन कराई है यहाँ पे,
एक हाइड्रोजन इसे दे देना, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देना, तो ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अच्छा कीटोन से भी आप ये काम कर सकते हो। अगर आपने कीटोन का रिडक्शन किया, अगर आपने कीटोन का रिडक्शन किया तो भी आपको अल्कोहल मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना, अगर आपने एल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो आपको 1 डिग्री वाला अल्कोहल देखने को मिल रहा है, और कीटोन का रिडक्शन किया तो मुझे 2 डिग्री वाला अल्कोहल देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी 2 रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, समझ में आया? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या करेगा, हमें एल्डिहाइड देता है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हमें अल्कोहल देगा। ठीक है, क्लेमेंसन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, दोनों रिएक्शन समझो होता क्या है। अगेन याद करने की ट्रिक से हम समझेंगे पूरा, ऐसे तरीके से समझना है कि आपको इस वीडियो के बाद ये जितनी रिएक्शंस आज पढ़ी है वो दिमाग में भी रहे। ऐसा नहीं कि पढ़ ली, रात गई बात गई, वीडियो गया बस दिमाग से भी गया चीजें, नहीं नहीं, याद करते हुए समझते हुए चलना है। दोनों ही रिएक्शन में होता क्या है, अगेन मंजिल अगर पता होगी तो रास्ता अपने आप मिल जाता है हमें, है ना। तो हमें डेस्टिनेशन पहले चूज करनी होती है। तो पहले तो आपको समझना है दोनों में मिलता क्या है। दोनों में आपको एल्केन मिलता है। किसमें किसमें? क्लेमेंसन रिएक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में। दोनों में क्या मिलता है? हमें एल्केन मिलता है। दोनों में क्या मिलता है? एल्केन। क्लेमेंसन रिएक्शन में एसिड की प्रेजेंस में होता है ये, एंड वोल्फ-किश्नर में बेस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, क्लेमेंसन रिएक्शन में जिंक अमालगम की प्रेजेंस में होता है, यानी कि जिंक ओवर मरकरी, जिंक अमालगम की प्रेजेंस में होता है। एंड अगर हम वोल्फ-किश्नर रिएक्शन बोलेंगे तो हाइड्राजीन की प्रेजेंस में होता है, NH2। याद हो गई, देखो कितनी जल्दी, कितने अच्छे से समझ में आ गया। अगर हम क्लेमेंसन और वोल्फ-किश्नर को देख रहे हैं, दोनों में ही हमें एल्केन मिलता है। एक होता है एसिड की प्रेजेंस में, एक होता है बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, अगर हम क्लेमेंसन रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें होता है जिंक अमालगम की प्रेजेंस में रिएक्शन, एंड वोल्फ-किश्नर में किसमें होता है? हाइड्राजीन, यानी कि NH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन। ठीक है, चलो अब देखते हैं होता क्या है। तो अगर आपने ये ऐसा वाला ग्रुप ले लिया कोई, जैसे यहाँ पे सपोज एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए, ठीक है, इसमें हमने जिंक अमालगम डाला तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे भी थोड़ा रिडक्शन होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप बाहर निकलेगा एंड इससे जाके हाइड्रोजन लग जाएंगे, और ऑक्सीजन कहाँ गया होगा? वो ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन के साथ वाटर बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करी। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे हमने ये वाला ग्रुप ले लिया, ठीक, कीटोन ले लिया सपोज, और हाइड्राजीन की प्रेजेंस में किया, होगा सेम कहानी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन आके अंदर लग जाएगा, साथ ही साथ वाटर और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। याद हो गई, समझ में आ गई रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है? सपोज मैंने कोई RCO वाला ग्रुप लिया, जैसे RCOCH3 वाला ग्रुप, ठीक है, मैंने इसे पास कर दिया बेस ओवर अ हैलोजन, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब मैं हैलोजन बोलती हूँ ना तो जनरली आप फ्लोरीन कहीं भी नहीं लेते हो। आपको पता है फ्लोरीन की एक ही रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना, तो बस उसी में पढ़ते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये सब नहीं पढ़ना है क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमने आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या किया? हमने अपना एक सपोज कीटोन ले लिया, RC डबल बॉन्डो C वाला ग्रुप, ठीक है, RC डबल बॉन्डो R वाला ग्रुप। रिएक्शन किससे करानी है इस बार? आप अगर आप बोल रहे हो हेलोफॉर्म तो हेलोजन होना चाहिए, तो X2 के प्रेजेंस में करानी है, विच कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नॉट फ्लोरीन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। होता क्या है यहाँ पे? इस रिएक्शन में ये RCOO वाला ग्रुप बाहर निकलता है, जिसको पकड़ लेता है अपना Na। भाई इसको तोड़ोगे तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, अगेन चार्ज आएगा, तो एक आता है RCOONA, एक बनता है हमारा Na जो है वो OH के साथ जाके, सॉरी Na जो है वो OH के साथ नहीं जाएगा भाई, ठीक है, ये होगा Na जाएगा, एक्चुअली X के साथ जाएगा, Na X टाइप का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? NaOH और X2 की प्रेजेंस में हमने कराया। अब सुनना होगा क्या? RCOONA बन गया। ये हैलोजन जो है ये जाके इस एल्काइल ग्रुप के साथ लगेगा तो बनेगा CHX3। वापस से सुनना, CHX3। एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी भी रिएक्शन मैंने लिखी हुई है उनको बैलेंस्ड फॉर्म में जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑफ कोर्स आप बैलेंसिंग ना याद करके जा सकते हो ना रट के जा सकते हो, वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो खैर यहाँ पे समझते हैं वापस से RCO R वाला ग्रुप लिया हमने, रिएक्शन कराई X2 ओवर NaOH। ठीक है, सबसे पहले RCO वाला ग्रुप जो है वो Na से मिलके RCONA बना लेता है। ठीक है, यस मैम, RCOONA बना लेता है इसके साथ मिलके। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है इस पूरे में? बस आपको ये याद रखना है कि ये CHX3 बनता है जो कि एक हेलो फॉर्म होता है। अगर आयोडीन लगा देंगे तो ये आइडो फॉर्म की प्रिपरेशन बना देगा, है ना, तो यहाँ पे हेलो फॉर्म बन के आता है। ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट बन के आते हैं, जैसे हम ले सकते थे CHI3, है ना, तो ये एक हेलो फॉर्म बनाता है। ठीक है, यस। अब आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। अगेन ये ना बहुत सार खाने वाली रिएक्शन है और ये एग्जाम में मतलब बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसे कैसे याद करेंगे या इसे कैसे समझेंगे? बहुत इजी तरीका है, ट्रिक के साथ समझना। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल एल्डिहाइड है ना, और ऑल अल्कोहल से रिलेटेड कुछ लग रहा है,
कंडेंसेशन मतलब भी हमें पता ही है ना। ये होता क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पहले तो क्वेश्चन आता है मैम ये क्या होता है, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है ऐसा हाइड्रोजन, यानी कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हैं दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एक, मतलब अभी समझाऊंगी मैं, टेंशन नहीं लेना, अभी इसको समझाऊंगी मैं क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हैं दोज हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो भाई होना ही चाहिए। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन होने के लिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के बगल में एक कार्बन होना जरूरी है, तभी तो उससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो एक अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत होती है, ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो वही ये रिएक्शन दिखाते हैं डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में, बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिलता है। अब अगर इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे समझाऊं तो ये ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है समझने में। इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझते हैं ट्रिक के साथ। सबसे पहले आपने क्या करना है, दो सिमिलर अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्डिहाइड में होंगे उनको उठा लेना। ठीक है, अब देखो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि ये रिएक्शन कौन कौन दिखाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं मिथेनल ले लो, क्या मिथेनल ये रिएक्शन दिखाएंगे? मिथेनल HCHO, HCHO हाँ मैम दिखा देंगे। नहीं कैसे दिखा देंगे, HCHO कैसे बनता है? दिस इज HCHO है ना। अब यहाँ पे क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बगल में कोई कार्बन से हाइड्रोजन है? नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे होता क्या है, हमने दो सिमिलर एल्डिहाइड वाले ग्रुप सपोज उठा लिए। ठीक है, याद रखना एटलीस्ट ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, RCO वाला ग्रुप, एटलीस्ट ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एक चलो आगे बढ़ते हैं। हमने दो सिमिलर ग्रुप उठाए और इस तरीके से लिख लिया। ठीक, अब मैंने कैसे लिखा है देखो, CH3 को थोड़ा ऐसे लिखा है CH और नीचे दो हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, होता रहता है ये मेरी क्लास में। ठीक है, नीचे दो हाइड्रोजन लगा दिए। फिर हमने क्या किया, हमने दूसरे वाला जब ग्रुप लिखा तो एज इट इज ग्रुप नोट किया और कार्बन से लास्ट वाले कार्बन से ऑक्सीजन लगा दिया इस बार। अब हमें यहाँ पे वाटर का रिमूवल करना है। हमें क्या करना है, हमें वाटर का रिमूवल करना है। हमें क्या करना है, हमें वाटर का रिमूवल करना है। यहाँ से ये H2 हटेगा। अब अगर ये H2 हटेगा तो बचा क्या? अब ध्यान से देखना मैं कैसे प्रोडक्ट बनाऊंगी। प्रोडक्ट कैसे, क्योंकि प्रोडक्ट में ही कंफ्यूजन होती है, बट प्रोडक्ट बहुत आसान है। देखो जो जो बचा एक साथ मैं लिखती जाऊंगी। यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस कार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक, उसके बगल में एक कार्बन है जिससे एक हाइड्रोजन है। मैम उसके बगल में H2 था पर वो हट गया, मतलब इस कार्बन के दो बॉन्ड खाली हो गए, इस कार्बन के दो बॉन्ड खाली हो गए। ठीक है मैम, दो बॉन्ड खाली हो गए इसके। ठीक है, और इसके नीचे एक कार्बन लगा है मैम। अब ना ये H2 हट गया तो ये आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे कार्बन्स। ठीक है, इसके भी दो बॉन्ड हटे ऑक्सीजन से तो इसके भी दो बॉन्ड हटे, यहाँ पे कार्बन लगा है, इससे भी एक हाइड्रोजन लगा है और उससे खुद से एक CH3 जुड़ा हुआ है। क्या यही प्रोडक्ट बना है? CHO CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, CH3 CH CH C डबल बॉन्ड OH, साथ ही साथ H2 जो बाहर निकला उसको बाहर निकाल देना, फेंक देना बाहर। ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन समझ में आई? ये क्या बन गया, ये हमारा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप बन गया है ना। अनसैचुरेटेड क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ गया। चलो भाई समझ में आया, बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप बन गया हमारे पास। कहाँ गई ये? ठीक है, अल्फा बीटा वाला बीटा है ये। ठीक है, बगल वाला कार्बन उसके भी। समझ में आई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? ट्रिक से समझ में आई? मेरे ख्याल से अब ये चीज याद रहेगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में थी कैनेजारो रिएक्शन। अगर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है तो मैम ने एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन बता दिया। अगर अल्फा कार्बन नहीं हुआ तो उस टाइम पे आप लगाते हो कैनेजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनेजारो रिएक्शन क्या कहता है, एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन दिखाएंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हीट करने पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। वहां डाइल्यूट था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है। अब देखो यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे सेम हमें दो ग्रुप्स लेने हैं, सेम दो एल्डिहाइड लेने हैं। जैसे वहां पे HCHO नहीं था क्योंकि वहां तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं था HCHO में, यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो HCHO प्लस HCHO अगेन सेम रिएक्शन है, NaOH की प्रेजेंस में ही रिएक्शन है, तो बनेगा HCO, यहाँ का O और एक Na, HCOONA। इतना याद रखना, यहाँ पे बनता क्या है, एक C तीन हाइड्रोजन के साथ मिलके, सपोज ये वाला C है तो ये एक दो तीन हाइड्रोजन के साथ मिलके लगा लेता है अपने में OH। ठीक है, तो बनता है CH3OH, अल्कोहल फॉर्मेशन होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। स्क्रीनशॉट लेते चलना साथ में। ठीक है, समझ में आया? एल्डोल कंडेंसेशन का उल्टा है कैनेजारो। बस एल्डोल कंडेंसेशन में हमने क्या लिया था, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें होगा, और कैनेजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन बहुत बार पूछी गई हैं। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल से।
कितना आसान, छोटे बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया यार। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है, तो प्रिपरेशन हो गई ना। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड मिल जाएगा, RCHO वाला ग्रुप। अच्छा, ये जब मैंने किया तो ये मैंने एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में किया होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक PCC, है ना, इसके प्रेजेंस में हमने ले लिया। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली अल्कोहल से ये बनाना है तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया अपना, ठीक है। वापस से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या मिलेगा? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है एल्डिहाइड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया, उसमें भी नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, तो एल्डिहाइड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर हमें डायरेक्ट अल्कोहल से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है। एल्काइल बेंजीन क्या होता है? बेंजीन में एल्काइल ग्रुप, जैसे अगर CH3 लग गया है ना, इसे बोलते क्या हो, इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम टॉलिन, ठीक है। तो टॉलिन को हमने लिया, पास करा दिया KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। क्या करेगा मैम? ये थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अभी तो बताया था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये ऑक्सीजन को अंदर भेजता है, ठीक। कैसे भेजेगा? इस टॉलिन को कन्वर्ट कर देगा COOH में। बेंजीन से डायरेक्टली क्या लग जाएगा? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। एंड मुझे आप कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में कराया हुआ है। चलो, तो कमेंट में बताना बेंजीन से डायरेक्टली COOH लग गया तो क्या बोलते हो उसे, ठीक है। चलो, समझ में आई रिएक्शन? सिंपल हुआ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन गया यहाँ पे हमें, ठीक है। अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। देखो, अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया एंड उसे पास कर दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है ना, जिससे हमें बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना, डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन होती है बहुत सी चीजों की। कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? RMgX, R एक एल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम और एक हैलोजन लगा दो, ठीक है। अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया इस RMgX से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या होगा? इस रिएक्शन में ये जो CO2 है, ये CO2 के साथ, देखो मैं वैसे इसमें तो डायरेक्ट लिखा है, थोड़ा सा समझा दूं, थोड़ा सा, बस 1 मिनट लगेगा समझने में, है ना, वरना इस रिएक्शन में मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ के, वरना आप गलत भी समझ लोगे। थोड़ा मैकेनिज्म हल्का सा, मतलब मैकेनिज्म नहीं, हल्की सी चीज जानना। C डबल बॉन्ड O था, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने कराई RMgX के साथ, X के साथ। अब ये टूटता कैसे है? ये बॉन्ड हटाओ तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये तोड़ो तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेजते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास भेजते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा हमें। C डबल बॉन्ड O लगा है पहले तो, ठीक है, उसके साथ डबल बॉन्ड था जो कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। कार्बन पे आया थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वाले के पास जाके हमारा नेगेटिव वाला लग गया, नेगेटिव वाले के पास जाके हमारा पॉजिटिव वाला लग गया। तो पहले इंटरमीडिएट ये बना, मतलब इस वाले रिएक्टेंट से सबसे पहले वो बना, सबसे पहले वो वाला प्रोडक्ट बना, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। अब हमने वापस उसे पास कराया H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, H+ एसिड की प्रेजेंस में वाटर को पास कराया, तो वाटर कैसे होगा? वाटर तो टूट गया होगा H और OH में, है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, इसमें भी हल्का सा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब यहाँ पे लगा है ना, तो अभी भी इसमें हल्का सा कैरेक्टर है चार्जेस का। ऑक्सीजन पे हल्का हल्का नेगेटिव एंड इस पे हल्का हल्का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अगर मैं प्रोडक्ट देखूं तो एक तो बना O डबल बॉन्ड C, R लगा हुआ था, इससे O लगा हुआ था, इसके पास आके H लग गया, यही तो लगा O डबल बॉन्ड C R OH, ये लग गया ना। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा हमारे पास MgOH X, है ना, OH जाके लग गया, MgOH X बन गया। सो दिस इज हाउ यू कैन से कंप्लीट दिस रिएक्शन। समझ में आया? नहीं आया? वापस से समझ लो। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, पास करा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन द प्रेजेंस, अगर डायरेक्ट समझना है डायरेक्ट समझ लो, नहीं समझना तो नॉर्मल तरीके से समझो, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड। देखो वही बात है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, वरना पूरा मैकेनिज्म वगैरह हो रहा होता, बट नो प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपके लिए मैं बता रही हूँ। सुनना ध्यान से क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पास कराया। पहले एक बॉन्ड टूटेगा, MgX ऑक्सीजन के साथ लगेगा, एल्काइल ग्रुप जाके कार्बन के साथ लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से आप H2/H+ से पास कराते हो, तो जो OMgX लगा हुआ था उस OMgX का बॉन्ड वापस से टूटेगा, MgX बचेगा जिसके साथ वाटर का OH नेगेटिव आ जाएगा, तो MgOHX बन जाएगा। साथ ही साथ पूरे जो ग्रुप हमारा बचा दूसरा वाला, उसके साथ जाके हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये हो गई हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, जब C ट्रिपल बॉन्ड N लग जाते हैं, साइनाइड वाले ग्रुप्स, ठीक है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N वाले ग्रुप को अगर पास करा दोगे आप H+/H2 बोल लो या H3O+ डायरेक्टली बोल लो, तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो एक बॉन्ड टूटता है, फिर दूसरा बॉन्ड टूटता है, बट जनरली यहाँ पे होता क्या है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन अंदर चला जाता है। बॉन्ड टूटेंगे, ये दो बॉन्ड टूटते हैं, बेसिकली दो बॉन्ड टूटते हैं, तो कार्बन से दो बॉन्ड में जब भी H+/H2 बोल रहे हो उसका मतलब समझ रहे हो, H और OH में टूट रहा है वाटर उस टाइम पे, है ना। एसिड जो है वो कैटलिस्ट की तरफ यू कैन से वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो H और OH में टूटता है, तो बचे क्या, 2 H और एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन इससे लग जाएगा और एक जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन बचे दो वो इससे लग जाएंगे। इसको हटा दो वरना आप सोचोगे यहाँ पे लगे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन से जाके ऑक्सीजन लगेगा और नाइट्रोजन से जाके दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। सो दिस विल बी द रिएक्शन। अगर आप वापस से इसे पास करोगे H+/H2, वापस से इसको अगर आप पास करते हो तो ये बनाता है RCOOH, जो कि हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहले ये डाइमेरिक फॉर्म में बनते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अभी हमने समझा था, है ना। डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं एंड इसी की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स। इन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होता है। रीजन, डाइमर का फॉर्मेशन। सॉल्युबिलिटी इसकी डिक्रीज करती है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, जो हमें पता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा भाई, कार्बन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट एसिडिक होते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जो कि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ग्रुप होता है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस रिंग से, तो वहां पे अगर ये वाला कोई ग्रुप आ गया तो यू कैन से एसिडिटी जो है इसकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन देने आया है, तो उस टाइम पे एसिडिटी इसकी कम हो जाएगी। जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एसिडिटी भी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे भी उसकी एसिडिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, अगर तो वहां पे उसकी एसिडिटी भी उस ग्रुप की बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कैसे होता है, अगर मैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लूं, जैसे RCOONA, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लूं एंड मैं उसे पास कर दूं सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH/CaO, NaOH और यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम। इसकी प्रेजेंस में अगर मैं पास करती हूं तो यहां से सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बाहर निकलता है। बचा क्या, ये हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन से लग जाएगा तो एल्केन बन के आ जाएगा, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट एज आई सेड बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है HVZ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेल्वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन। हेल्वोल्हार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लिया है, ठीक है, RCH2COOH सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, पास कराया मैंने किसी हैलोजन से। हैलोजन यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा, अगेन रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। आयोडीन बहुत रेयर दिखेगा क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन जल्दी नहीं दिखाता आयोडीन, तो यू कैन से क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, हैलोजन पास कराया उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये हमें क्या देता है, ये जो हैलोजन है ना, ये उस कार्बन से जाके लग जाएगा। कौन से कार्बन से, अल्फा कार्बन से। COH जिस कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा उसके बगल वाला कार्बन। वापस से अगर मैंने RCH2COOH वाला ग्रुप ले लिया, अल्फा कार्बन यहाँ भी प्रेजेंट होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। अगर मैंने इससे पास कराया हैलोजन ओवर रेड फॉस्फोरस, तो ये जो हैलोजन है ना, ये जाके जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बगल वाले कार्बन से लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा।
आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर मैंने एक रिएक्शन ली जिसमें RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अब 3 टाइप की रिएक्शन समझना। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी भी, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मान लो, अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को पास करा दिया, किससे पास करा दिया, अल्कोहल से, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से पास करा दिया, तो एक बहुत फेमस रिएक्शन है जिसका नाम होता है एस्टेरिफिकेशन। यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ईस्टर जिसकी स्वीट स्मेल होती है। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R, दैट इज ईस्टर, RCOOR वाला ग्रुप, ठीक है। तो ईस्टर और वाटर बन के आ जाएगा। कौन सी रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन वापस से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने RCOOH ले लिया एंड उसे ROH से पास करा दिया, RCOOH और ROH से पास करा दिया, तो ये हाइड्रोजन इस OH को पकड़ के H2O बना लेगा, और बचा क्या, जो भी ग्रुप बचा वो पूरा आके लग जाएगा। बचा क्या, RCOOR, इसे आप बोलते हो ईस्टर, इसे आप बोलते हो ईस्टर, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अगर मैंने इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को पास करा दिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl3 या PCl5, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, उस टाइम पे इससे ये हैलोजन जो लगा है इसमें, ये आके इस OH को रिप्लेस कर देता है, एसाइल ग्रुप मिल जाता है, RCOCl वाला ग्रुप, ठीक है। अगर मैंने PCl3 या PCl5 से पास कराया कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे क्लोरीन जो ग्रुप है वो अंदर जाते हुए दिखेगा, यानी कि RC डबल बॉन्ड O Cl वाला ग्रुप मिल जाएगा, साथ ही साथ वाटर बाहर निकलेगा। अगर मैंने अमोनिया से रिएक्शन कराई तो अमीन अंदर चला जाएगा, है ना, NH2 अंदर चला जाएगा, तो हमें एसिटामाइड वाले ग्रुप्स मिल जाएंगे, है ना, जैसे RCH3C डबल बॉन्ड O NH2। रिपीट करें तीनों को, चलो करती हैं जल्दी से। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से पास कराया तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से पास कराया, ईस्टर मिलेगा और वाटर मिलेगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। PCl3 या PCl5 से पास कराया तो हमें एसाइल ग्रुप मिलेगा, यानी कि उस RC डबल बॉन्ड O से Cl जुड़ जाएगा। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को पास करा दिया अमोनिया से, तो उस टाइम पे NH2 अंदर चला जाएगा, जैसे कि एसिटामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो C डबल बॉन्ड OH होता है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब कोई इनकमिंग ग्रुप इसके पास आ रहा है, कोई ग्रुप इसके अंदर आना चाह रहा है, मान लो बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, तो ये क्या करता है, उसको मेटा पोजीशन पे भेज देता है। मान लो मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ओवर H2SO4 पास करा दिया। आपको पता है अगर हम HNO3 ओवर H2SO4 पास करा रहे होते हैं तो NO2 ग्रुप को अंदर भेजता है नाइट्रिक एसिड, है ना। तो NO2 अगर अंदर जाना चाह रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड उसे कहां भेज देगा, ये उसको भेज देगा उसके मेटा पोजीशन पे, तो NO2 जाके मेटा पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको पास कराया ओवर, यू कैन से कौन सा है, ब्रोमीन है, चलो ब्रोमीन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, है ना, FeBr3। अगर मैंने ये रिएक्शन कराई तो ब्रोमीन को कहाँ भेजेगा, बोलेगा यार मेटा पोजीशन पे जाओ, मैं तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हूँ, तो ये उसे भी मेटा पोजीशन पे भेज देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, बहुत बार पूछे गए, बहुत अच्छे से समझना। 3 टेस्ट याद रखना है हमें। पहला टेस्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, आयोडीन से रिलेटेड कुछ होगा, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन पहली चीज, इतना ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये टेस्ट वही दिखाएंगे जिनके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, RC डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है, बट RC डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपने इसको पास कराया आयोडीन से बेसिक मीडियम में, आयोडीन से बेसिक मीडियम में, आयोडीन से बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखते हैं CH3K। हेलोफॉर्म टेस्ट कुछ याद आ रहा है, सुना लग रहा है, हेलोफॉर्म टेस्ट, X2 ओवर NaOH ले रहे थे तो कुछ हेलोफॉर्म बन रहा था, बस वही, उसी में एक आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो अगर उसमें आयोडीन बनता है तो उसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट निकलते हैं, एंड अगर येलो प्रेसिपिटेट निकलेंगे तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि इसमें RC डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप ये टेस्ट दिखाते हैं। वापस से क्या होगा इस टेस्ट में, RC डबल बॉन्ड O, R वाला हमने कोई ग्रुप ले लिया, रिएक्शन कराई विद आयोडीन ओवर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हमें CH3 यानी कि आइडोफॉर्म के येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है, साथ ही साथ RCOONA प्लस H2O प्लस सोडियम आयोडाइड भी बाहर निकलता है, ठीक है। अब 2 टेस्ट बहुत ध्यान सुनना, एक होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और एक होता है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। दोनों टेस्ट में पहले मंजिल समझते हैं, फिर रास्ता देख लेंगे, ठीक है। मंजिल क्या है, मंजिल ये है कि दोनों में ही ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन को हमने ले लेना है, एंड अब एल्डिहाइड लेना है या कीटोन लेना है या क्या लेना भी बताऊंगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एल्डिहाइड ले लिया, अच्छा मैम, मतलब कीटोन को छोड़ दिया, हाँ कीटोन ये टेस्ट नहीं दिखाएंगे। ये दोनों ही फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन ले लो चाहे टॉलेंस रिएजेंट ले लो, चाहे आप फेलिंग सोल्यूशन ले लो चाहे आप टॉलेंस रिएजेंट देख लो, बोथ ऑफ देम आर, कौन सा, ये वाला कलर ले लेती हूँ, बोथ ऑफ देम आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कीटोन से पास करोगे तो कीटोन रिएक्शन कहाँ देता है, कीटोन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड जल्दी हो जाता है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कीटोन ये दोनों टेस्ट नहीं दिखाएंगे, यानी कि ये टेस्ट नेगेटिव शो होगा फॉर कीटोन्स,
कीटोन्स के लिए ये टेस्ट हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा, दोनों ही टेस्ट, कीटोन्स के लिए ये दोनों ही टेस्ट हमें नेगेटिव देखने को मिलेंगे, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन क्या दोनों बराबरी से वीक है? मतलब जितना वीक टॉलेंस सोल्यूशन है और टॉलेंस रिएजेंट है उतना ही वीक फेलिंग सोल्यूशन है? आंसर इज नो। इन दोनों में से भी एक सोल्यूशन है जो आपस में अगर कंपेयर करो तो इस एक से ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो थोड़ा सा इस वाले से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फेलिंग सोल्यूशन। मैम ये याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके पीछे एक क्वेश्चन समझाती हूँ क्या आता है। वो पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे बहुत बार इससे कि अगर मैं बोलूं कि एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को पहले तो ऑक्सीडाइज कौन करेगा? इन दोनों में से दोनों ही करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट अगर मैं बोलूं एलिफैटिक और एरोमैटिक, दो टाइप के हमारे पास एल्डिहाइड है, तो इन दोनों में से किसको कौन यू कैन से ऑक्सीडाइज करेगा? तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट हैज द कैपेसिटी टू ऑक्सीडाइज कैसे कर सकता है? एलिफैटिक वाले एल्डिहाइड को भी, साथ ही साथ एरोमैटिक एल्डिहाइड को भी, लेकिन जब हम फेलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं, थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है एलिफैटिक एल्डिहाइड ओनली, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक को ऑक्सीडाइज करेगा, बट हमारा जो टॉलेंस रिएजेंट है वो दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट कंपैरेटिवली दोनों में से स्ट्रॉन्गर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, तो दोनों में लेना क्या है? दोनों में हमें इनिशियली तो एल्डिहाइड ले लेना है। क्या ले लेना है? एल्डिहाइड ले लेना है। फेलिंग सोल्यूशन में क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर के आयंस होते हैं, ठीक है। देखो आपको याद तो नहीं करना है, यहाँ पर रॉशल सॉल्ट, ये जो फेलिंग सोल्यूशन होता है ये होता क्या है? ये दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, जिसमें एक होता है कॉपर सल्फेट एंड दूसरा होता है रॉशल सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है। बट आपको इतना अच्छे से याद नहीं करना, इट्स ओके, आपको में नॉर्मल रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे अगर हमने एल्डिहाइड को पास करा दिया तो जो हमारा फेलिंग सोल्यूशन है जिसमें कॉपर सल्फेट और रॉशल सॉल्ट है ना, रॉशल सॉल्ट मतलब सोडियम या पोटेशियम का टार्टरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों में है क्या? बेसिकली इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं याद करना, सिर्फ सिंपल याद रखना है कि कॉपर के आयंस हैं और साथ ही साथ OH नेगेटिव के आयंस हैं, ठीक है। तो हमें देखने को ये मिलता है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड देता है तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। साथ ही साथ देखने को क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड के आयंस Cu2O देखने को मिलेगा एंड वाटर बाहर निकलेगा, Cu2O एंड वाटर बाहर निकलेगा। तो अगर कॉपर ऑक्साइड Cu2O के रेडिश ब्राउन कलर के हमें प्रेसिपिटेट दिखते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट दिखते हैं, तो पता चल जाएगा कि हमारे पास गिवन वाला ग्रुप कीटोन है या एल्डिहाइड। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, क्योंकि कीटोन तो टेस्ट ही नहीं देंगे, नेगेटिव टेस्ट हो जाएगा, है ना। वापस से समझे जल्दी से, एल्डिहाइड को लिया, पास कराया हमने, Cu2+ के आयन से फेलिंग सोल्यूशन में और OH नेगेटिव के आयन से, हमें देखने को मिला कि भाई पहले तो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर Cu2O के प्रेसिपिटेट दिख गया रेडिश ब्राउन कलर के, जिसने ये चीज प्रूव कर दी कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड का है। टॉलेंस टेस्ट में क्या होगा? सिमिलरली RCOOH ले लिया, साथ ही साथ अमोनियकल सोल्यूशन ले लिया हमने, अमोनियकल सिल्वर सॉल्ट ले लिया, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस OH ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे? इसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट भी देखते हो। सपोज इस टेस्ट ट्यूब में हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें ना नीचे सिल्वर कलर, मिरर जैसा एकदम शाइनी सिल्वर कलर आ जाता है, सिल्वर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, और जो अपना एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में यू कैन से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये रिएक्शन बताता है अगेन कि यहाँ पे गिवन ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है। अब ये एरोमैटिक भी बता सकता है और एलिफैटिक भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड को हम पता कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे Ag जो है वो बन के आ गया। वापस से समझे टॉलेंस को भी, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस OH, इसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो सिल्वर मिरर टेस्ट यानी कि रिएक्शन के एंड में सिल्वर के प्रेसिपिटेट हमें शाइनी सिल्वर, एकदम उसमें शक्ल भी देख सकते हो, इतना ज्यादा शाइनी होता है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा कम होता है इससे तो थोड़ा सा शाइनी सिल्वर जो है वो जमा हो जाता है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ठीक है भाई। चलो ऑलराइट, इसी वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 10 to 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके इस क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कर लेना, उसमें सॉल्यूशंस भी लगे हुए हैं। सो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उस सॉल्यूशन को देख भी सकते हो, ठीक है। सो यस, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल अबाउट एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे खत्म होता है पूरा चैप्टर। अब आएंगे हम बोर्ड एक्सप्रेस के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।